नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और दो टूक में आज हम बात करेंगे कर्नाटक के अंतहीन नाटक की। जी हां, वहां पर जो राजनीतिक नाटक चल रहा है, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने करीब करीब 80 घंटे पहले विश्वास मत संसद में विधानसभा में पेश किया था, लेकिन 80 घंटे बाद भी उस पर अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि आज सुबह ही स्पीकर ने कहा था, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था, कुछ भी हो आज शाम को 6 बजे तक जो है जो विश्वास मत है उस पर पोलिंग हो जाएगी, लेकिन अब तक उस पर वोटिंग नहीं हुई है। दिन भर से वहां पर जो है नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, लेकिन इस ड्रामे का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। इस नाटक का पटाक्षेप कब होगा कोई नहीं जानता। तो आज दो टूक में हम इसी पर बात करेंगे कि कर्नाटक में दरअसल चल क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि करीब करीब 80 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विश्वास मत पेश किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, राज्यपाल ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और राज्यपाल ने 19 जुलाई को ही 2 बार डेडलाइन दी थी विधानसभा को कि वो अपने विश्वास मत पे वोटिंग करवा ले, लेकिन उस पर अब तक पोलिंग वोटिंग नहीं हुई है। अब आज रात को भी, इस वक्त अगर वहां कहें कर्नाटक बेंगलुरु से जो खबरें आ रही है वो ये कि इस वक्त वहां पर अभी भी वहां पर मीटिंग चल रही है। कभी मीटिंग चलती है, कभी सत्र थोड़ा शुरू होता है, फिर जो है स्पीकर के रूम में मीटिंग चलती है, लेकिन उसके बाद वोटिंग पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बीएस येडियुरप्पा लगातार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज ही, भले ही रात को 12 बजे, लेकिन वोटिंग आज ही कराइए। लेकिन हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है वो ये है कि जेडीएस और कांग्रेस दरअसल आज का दिन भी किसी तरह से टालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वहां पर जिस तरह से इस्तीफों का और बगावत का सिलसिला चला, उसके बाद जो जेडीएस और कांग्रेस जो है वो इस वक्त बहुमत में नहीं है। उनके 15-16 से ज्यादा विधायक जो बगावत कर चुके हैं और बागी विधायक इस समय मुंबई में है। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। उनको मनाने की कोशिश में ही जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने इस सत्र को फिलहाल जो है सैटरडे संडे यानी शनिवार और रविवार को भी वोटिंग जो है वो टाल दी थी। लेकिन 2 दिन लगातार कांग्रेस और जेडीएस कोशिश करते रहे, लेकिन बागियों को मना नहीं पाए। सरकार का गिरना लगभग तय है, लेकिन कैसे क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आज कर्नाटक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर दिल्ली स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी मौजूद हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और मेरे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ स्तंभकार भी हैं। और कुछ ही देर में कर्नाटक से, बेंगलुरु से हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता भी हम कोशिश कर रहे हैं आपका उनसे परिचय कराएं और उनसे जो है हम वहां की जो स्थिति है वो भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अवधेश जी आपसे पूछता हूं, अवधेश जी ये क्या चल रहा है कर्नाटक में? आज लग रहा था 6 बजे नाटक का पटाक्षेप हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वहां दरअसल क्या हो रहा है, बहुमत है कि नहीं है कुमारस्वामी के साथ। हालांकि बहुमत है ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन अगर बहुमत होता तो शायद अब तक वोटिंग भी हो जाती। लेकिन ये क्यों इतना मामला जो है लगातार जो है खींच रहा है? देखिए, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उससे एक साथ जुगुप्सा और क्षोभ दोनों पैदा होता है। इसमें आप कुमारस्वामी और बाकी को कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि ये स्पीकर के पीठ में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है? ये स्पीकर एक संविधान और गरिमामय पद होता है। मैं बहुत बहुत अंदर की वेदना से इस शब्द का ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। क्या यह संभव है कि ये स्पीकर चाहे कि विश्वास मत पर वोटिंग हो जाए और वोटिंग नहीं हो? 6 तारीख को विधायकों ने इस्तीफा दिया। 6 तारीख के दिन उनको मालूम था विधायक आ रहे हैं, 1:30 बजे वो चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक तो 2 बजे आए, मैं 1:30 बजे तक वहां था, मेरे को उन्होंने फोन ही नहीं किया था। अरे भाई, जब पता चल गया कि आपके कमरे में बैठे हुए हैं तो वापस आके मिलने में क्या समस्या थी? उसके बाद उन्होंने 8 कहा कि नहीं अभी छुट्टी है, मैं 8 तारीख को 9 तारीख को मामला देखूंगा। ठीक है। 9 तारीख को देखा और सबको 17 तारीख का नोटिस दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि नहीं आप जाके आज मिलिए और बात करें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात को भी उन्होंने इतना तो माना कि मिल लिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर वो तो अपने सरकार बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो तो इतिहास में अंकित होगा। आपको 118 विधायक का समर्थन है, आपके 17 विधायक जो है आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो आपका बहुमत बचा कहां से है? नैतिकता का तकाजा था कि उनको जाके त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि स्पीकर क्या कर रहे हैं? बार बार आप सीधे इसमें आप देखिए, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को भी यहां नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्या ये स्पीकर हमारी जो है अथॉरिटी और शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। और जो वकील थे स्पीकर की ओर से, उन्होंने कहा कि आप
आपने जैसा फैसला दिया है ऐसा फैसला तो निचली अदालत भी नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अब आपसे सीखना पड़ेगा कि संविधान, हमारा संवैधानिक दायित्व क्या है। ये जो स्पीकर हैं, इन्होंने अगर इनको विश्वास मत लेना था तो आज इन्होंने 14 विधायकों को फिर नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपकी सदस्यता भंग कर दी जाए। जबकि सवाल यह है कि जब आपके सामने जब इस्तीफा पड़ा हुआ है, विधायक कह रहे हैं कि हम मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, तो आप कौन होते हैं इसको लटकाने वाले? मेरा यह कहना है। तो इसीलिए जो कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी पार्टी का मामला अलग है, लेकिन ये स्पीकर ने अपने नाम पर ऐसे काले अध्याय लिखे हैं कि मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में कोई उसको नहीं पढ़ना चाहेगा। अभी भी उनको अगर अपनी पद की गरिमा का ख्याल है, जैसा उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि मुझे दुनिया को मुंह भी दिखाना है, कहा था उन्होंने ये सुबह भी कहा था कि शाम 6 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने बताया अब 9 से ज्यादा हो चुके। दिल्ली में जो कांग्रेस के वकील बैठे हुए हैं वो मिनट वो घंटे उनसे बात करते हैं। मैंने पिछली बार एक टीवी पर कहा था कि स्पीकर को कांग्रेस के इन वकीलों के सुझाव पर चलने की बजाय अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो स्पीकर हैं। वो ठीक है, स्पीकर की भूमिका जो है, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में। लेकिन आपको ये भी बता दूं इसके बारे में, आप जानते होंगे ये पूरा जो मामला जो है दरअसल ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है। एक लंबी जो है राजनीतिक जो है हमने देखा किस तरह से डेवलपमेंट हुई। आपको मालूम है पिछले साल मई में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 222 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से 8 सीटें बहुमत से कम थी। उसके बाद पहला मौका राज्यपाल ने जो है वो बीजेपी को दिया, येडियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन 55 घंटे बाद ही, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कल ही, हालांकि राज्यसभा ने 15 दिन का वक्त दिया था, राज्यपाल ने 15 दिन का वक्त दिया था अपना बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना है, और बहुमत साबित किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था येडियुरप्पा ने। राज्यपाल के पास शपथ लिया था और 19 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 37 सीटों के साथ अपने आप में बीजेपी को रोकने के लिए फैसला किया गया था। लेकिन नवीन जी, जाहिर सी बात है बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन बनाया कर्नाटक में और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई। ये सब जानते थे कि बहुत कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि राज्य में किस तरह का लोकसभा का चुनाव के नतीजे आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। क्या उसके बाद आपको थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि आज जो कुछ वहां पर हो रहा है उसके लिए स्पीकर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन वहां यह स्थिति बनाने के लिए अकेले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि जो बगावत है, बगावत के पीछे सीधा सीधा बीजेपी का हाथ है। अशोक भाई, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जो विधायकों ने, चाहे वो जेडीएस के हों या कांग्रेस के हों, वो भाजपा में तो शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी सदस्यता से और उसके बाद उन्हीं पार्टी में बने हुए हैं। क्यों दिया? और ये बड़ा लोगों को ये सवाल ये नहीं भूलना चाहिए कि इनको विमान जो मिला वो बीजेपी के एक सांसद का विमान मेरी वही बात मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? पूरी कांग्रेस इस्तीफा दे रही है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष भी कोई नहीं है। जब कांग्रेस के सारे लोग ऊपर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे तो नीचे बचा कौन है? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अवधेश जी ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है स्पीकर की भूमिका को। जैसे कोयला, किसी के अगर कोयले के अंदर चाहें तो आप उसको जलाएंगे तो लोहे की छड़ें भी उसके अंदर पिलाई जा सकती हैं। कोयले से शिल्पकार अपनी चित्र भी बना सकता है, और वही कोयला जो खान में लोग मजदूर काम करते हैं उसकी जीविका का भी साधन है। लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाए तो उसका दुरुपयोग बहुत किया जा सकता है। स्पीकर ने आज उसको भी माफ कर दिया है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो जिस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो जेडीएस और कांग्रेस वहां पे भूमिका अदा कर रही है, उन्होंने लैंड ग्रैबर जितने थे उनको भी उससे भी आगे निकल गए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का हम पालन करते हैं नहीं करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था इसी कर्नाटका में, इसी असेंबली में, कि 24 घंटे में भाजपा जो कि सबसे बड़ा दल था उसको अपना बहुमत साबित करना है। हमने 24 घंटे में लगा कि बहुमत साबित नहीं होगा, इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे भी नहीं लगे तो जैसी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद करना, आप मुझे ये बता दीजिए ना, ये बेमेल का सब गठबंधन बना था ना, जिसकी विचारधारा भी नहीं मिलती, केवल इसलिए कि लोकसभा चुनाव तक तो बनना ही था। सब जानते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार नहीं बनेगी, नहीं बचेगी, और इस सरकार को गिराने में क्या हमारा हाथ है? सिद्धारमैया क्या कर रहे हैं? या उनके जो कांग्रेस के लोग जो है और जितने बड़े नेता हैं वो जेडीएस के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। उनको बाद में कैसे फेस किया? उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार खाई ना, इसी कारण से वो नहीं
जाना चाहते थे, इसलिए उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया। जेडीएस के उन विधायकों ने जो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें हमारा दोष थोड़ी है। मैं सहमत हूं, विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका है अपने आप में वो बहुत शर्मनाक भूमिका है, और साथ साथ ये भी बात है कि कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बिखर रही है, उसका नतीजा जो है कर्नाटक में होना ही था। अगर आप 37 सीट, सबसे जो तीसरी छोटी पार्टी है, अगर उसको आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो यह हश्र होना ही है। लेकिन पिछले 5 दिन से लूटपाट चल रही है साहब। 5 दिनों से जितने आदेश किए गए हैं उस सरकार ने क्या किए? जो विधायक गए यहां से, उनको जो है ले जाने वाला विमान जो है बीजेपी के सांसद का था, और वो सब महाराष्ट्र में, मुंबई में है। इसलिए बार बार आरोप लग रहा है कि इसके पीछे बीजेपी है। क्या मुझे अशोक भाई ये बता दें कि कोई अगर सांसद या किसी व्यक्ति या किसी एजेंसी का, किसी कंपनी का कोई विमान अगर उपयोग करेगा तो वो दोषी है? कल को इंडियन एयरलाइंस के विमान में कोई चला गया तो क्योंकि इंडियन एयरलाइंस से किसी और प्राइवेट कंपनी के जहाज में चला गया तो कहना उस कंपनी के मालिक ने कर दिया। ये कौन सा तर्क हुआ? जिनको जाना है वो हवाई जहाज से जा सकते हैं, या फिर जो है बाई रोड जा सकते हैं। वहां से कोई ऐसा नहीं, कई साधन हो सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं। अगर दूसरे हवाई जहाज में जाते तो क्या होता? इसका मतलब फिर भाजपा होती क्या? और कोई होता उस जहाज का मालिक होता क्या? ब्रिटिश एयरवेज में जाएंगे तो ब्रिटिश के लोगों ने कर दिया। उनके विधायक खुद नहीं संभल रहे, वो अपनी पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे, उनकी नीति ठीक नहीं, उनका कोई लेता ही नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मुझे पता है कौन से लीडर है। आशीष देवगौड़ा जेडीएस के सबसे बड़े नेता, वो चुनाव हार गए लोकसभा में, जनदार खो चुके हैं वो लोग। इस तस्वीर के हम दो पहलू देखते हैं। एक कि भाई इसमें बीजेपी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने दरअसल ये पूरी तोड़फोड़ करवाई, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर तोड़फोड़ हुई भी, अगर किसी के कहने पर मान लीजिए इस्तीफा दिया भी, तो उनको मनाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए जिस तरह से कांग्रेस जेडीएस सरकार कोशिश कर रहे, उसके बाद भी वो विधायक टस से मस नहीं हो रहे। तो क्या देखना चाहिए कि दरअसल ये अंदर जो चल रहा था जेडीएस कांग्रेस में, क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बार बार यही मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच में आके कहते थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो रोते थे कि मैं इस तरह से, मुझे एक चपरासी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे सरकार चलेगी तो उसका अंजाम तो यही होना था। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें नहीं होती तो शायद विधायक विद्रोह करने के पहले बचते, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता कि कुमारस्वामी सरकार को लेकर के विधायकों में असंतोष नहीं होता इस समय। दूसरा ये कहना कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस विद्रोह को पैदा कर दिया, ये जरा सरलीकरण हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि तेलंगाना के 18 में से 12 विधायक कांग्रेस के टीआरएस में शामिल हो गए जी। वहां तो बीजेपी नहीं थी। आप यहाँ आंध्र प्रदेश में 3 सांसद जो है वो आके बीजेपी में शामिल हो गए, आप देख रहे हैं। तो इस समय जो स्थिति है, देखिए कर्नाटक की स्थिति को समझने के लिए आप लोगों ने शॉर्ट में बहुत अच्छी बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जनता दल इसका एक प्रतिस्पर्धी पार्टी थी, लेकिन जनता दल सेकुलर और कांग्रेस वहां दुश्मन पार्टी थी एक दूसरे की। आज वो एक हो गए। सिद्धारमैया ने जनता दल छोड़ने के बाद जब वो कांग्रेस में आया तो जिले जिले से जनता दल इसको तोड़ दिया, उनके विधायकों को मिलाया। राहुल गांधी की सभा में चुनाव के पहले 7 विधायक तो राहुल गांधी की सभा में मिले थे, और इन्होंने चुनौती दिया कुमारस्वामी को कि हमारे साथ लड़ो। कुमारस्वामी ने कहा कि आपकी हिम्मत है तो मेरे बेटे से के खिलाफ लड़ो, और ये सिद्धारमैया उनके बेटे के खिलाफ चामुंडेश्वरी से लड़ने चले गए और 36,000 वोट से हार गए। तो ये एक दुश्मनी थी दोनों पार्टियों के अंदर। तो जाहिर है एक चूंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बाहर रखने की उस समय एक हवा थी, सारे विपक्षी दल इनको एकता करा दिया, लेकिन वो सरकार सच से सामान्य रूप से नॉर्मल तरीके से एक दिन भी नहीं चली है। मेरे पास वो सारे बयान है कि सरकार बनने के ठीक 15 दिन बाद, मेरे 24 को सरकार बनी है, 24 मई 2018 को, 7 जून 2018 को जनता दल एस का जो है वहां पार्टी का अधिवेशन है। उसमें कुमारस्वामी कह रही, कभी मत भूलना कांग्रेस ने हमको जगह जगह हराया है, ये कह के कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। उनके बेटे ने वहां भाषण दिया है, वो कह रहा है कि भैया तो सब लोग निखिल कुमारस्वामी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहो। तो ये बिल्कुल एक असंतोष की लहर थी। कर्नाटक के बारे में देश को जानना चाहिए, कोई एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। देखिए वहां माइंस हैं, वहां बड़े उद्योग हैं, व्यवसाय का बड़ा केंद्र है, वो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहां कोई भी मुख्यमंत्री अगर ठीक से अगर शासन नहीं चलाता है, और अनेक नेताओं के इंटरेस्ट जो है उन व्यापार में है, बहुत सारे नेता भी का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग,
कोई नहीं संभालेगा तो उसके प्रति विद्रोह होगा। तो कुमार स्वामी की सरकार ने कर्नाटक की जो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट था, उसको बिल्कुल हिला दिया है और इस कारण एक विद्रोह है। देखिए, अगर सत्ता का केवल लालच हो और पैसे का लालच हो तो मंत्री पद से त्याग पत्र दे करके और उस ढंग से आदमी विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि पैसा ही कमाना हो तो मंत्री पद पर रहते हुए वो कमा सकता है। क्योंकि सबको विभागियों का ऑफर भी किया गया था। और जो सबसे बड़ा कारण है, एक लाइन, जो सबसे बड़ा कारण है कि इस समय पूरे देश में जिस ढंग से जनता का झुकाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को हुआ है, ये लीडरशिप अगले लंबे समय तक भारत को नेतृत्व देने वाला है। इस नेतृत्व में काम करना होता है और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के कारण भी एक बड़ा आकर्षण देश भर में हो रहा है। हर राज्य में तो उन नेताओं पर भी हुआ है। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ हम सीधा बेंगलुरु चलते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ पी नाडगौड़ा साहब जुड़ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सीनियर नेता है, इस वक्त जो है जेडीयू में है, जेडीएस में कभी रहे थे और जेडीयू के बहुत सीनियर नेता है। रामकृष्ण हेगड़े, आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक के एक बहुत पुराने मुख्यमंत्री थे, बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी रहे थे। नाडगौड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाडगौड़ा जी, जो कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर कर्नाटक में, नमस्कार जी, जो कुछ कर्नाटक में चल रहा है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? नहीं, ये बहुत बुरा है। कर्नाटक में जो हो रहा है पॉलिटिकल भी बहुत बुरा है, मगर सिचुएशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बोथ साइड को बहुत, इवन स्पीकर को डिसीजन लेने का बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो एक हमारा डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। लोग चुनाव एक पार्टी से जीत जाता है, उसके बाद कोई तकलीफ है तो वो पार्टी पे सॉल्व करना है। वो रेजिग्नेशन देता है, दो ही दिन में सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट उनके कहता है असेंबली अटेंड करो या नहीं अटेंड करो। ये तो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। मगर सिद्धरामैया जी बोलता है मैं वो विप दे रहा हूं उनको, विप का उल्लंघन होता है। आपको मालूम है पॉलिटिकल सिस्टम में आया राम गया राम का सिचुएशन था जी। उसके बाद राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, उसका दुरुपयोग होके एक ग्रुप करके पॉलिटिकल डिफेक्शन हो रहा था जी। उसके बाद वाजपेयी जी ने और एक अमेंडमेंट लाया 10th, ये स्प्लिट ओवर वर्ड निकाल दिया। अब नया शुरू हो गया है कि वो पॉलिटिकली रेजिग्नेशन देके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिस हो रहा है। ये दोनों लेकिन नाडगौड़ा जी, मैं आपसे इसका मतलब तो बहुत जी, मैं नाडगौड़ा जी आपसे जानना चाह रहा हूं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन बेंगलुरु, सो जस्ट आई वांटेड टू नो दैट डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट विल सर्वाइव और नॉट? क्योंकि आज की रात कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। क्या आपको लगता है सरकार चलेगी या गिर जाएगी? आपको लगता है अंतिम सांसें गिन रही है सरकार? अगर इमीडिएटली वोटिंग हुआ तो वो सरकार बचना मुश्किल है। So is there any way out for? मगर वो लेजिस्लेटर्स जो रेजिग्नेशन दिया है उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है जी। मगर वो सिद्धरामैया जी उनको विप दिया तो वो इधर आना है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ये सब देखना चाहता है। ठीक है, आई विल कम यू अगेन सर। क्या ये तकनीकी हाँ, एक इस्तीफा देने के बाद उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा? स्पीकर को केवल इतना दिखना है, सुप्रीम कोर्ट चला गया, स्पीकर के सामने पेश हो गया, केवल इतना देखना है कि ये जिन्यून और वॉलंटरली है कि नहीं, यानी अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और जिन्यून है कि नहीं। इतना दिखने के बाद आप जबरन जो है उस पर एंटी डिफेक्शन लगाएंगे। दूसरा, मैं नाडगौड़ा जी के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देखिए, जो स्थिति 19 मई 2018 को भारतीय जनता पार्टी और येदियुरप्पा जी के साथ था, ठीक वही स्थिति आज जो है कुमारस्वामी जी और इन सरकार के साथ है। तो जैसे उसने इस्तीफा दिया था, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद मामला होता। नैतिक अनैतिक एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर विधायकों ने विद्रोह करके अपने इस्तीफा दे दिया है तो उस इस्तीफा को लटका के रखना और उसको नोटिस देना कि आप पर एंटी डिफेक्शन क्यों ना लागू किया जाए। अच्छा, एंटी डिफेक्शन भी लागू कर देंगे, उससे सरकार के भविष्य पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या इसमें आपको लगता है एक रास्ता ये भी, अवधेश जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँ, फिर मैं नवीन जी और नाडगौड़ा जी के पास जाऊंगा,
क्या आपको लगता है कि एक माइंड गेम चल रहा है, या कांग्रेस और जेडीएस की दरअसल कोशिश यह है कि किसी तरह से इस मामले को खींचा जाए और कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति शासन केंद्र लगाने का फैसला करे, जिससे कांग्रेस के पास, जेडीएस के पास जो है एक मॉरल ग्राउंड होगा कि देखिए हमारी सरकार गिरा दी। फिर आप बहुमत की तो बात करेंगे ना, आप कहेंगे कि केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार गिरा दी और उसका फायदा उठाने की कोशिश। उससे बड़ी रणनीति यह है कि इतना परेशान करो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में हंगामा करें और उसमें से 25-30 विधायकों को जो स्पीकर है वो सस्पेंड कर दे और उसके बाद विश्वास मत साबित करा दिया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रणनीति को समझने के बाद वहां बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। कितना भी कुछ हो जाता है, न बेल में जा रहे हैं, न हंगामा कर रहे हैं, जहां से बैठे हैं उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि, और आप जो दूसरा कह रहे हैं उसकी संभावना तो थोड़ा ज्यादा दूर है, क्योंकि इतनी जल्दी तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा नहीं, क्योंकि केंद्र के हस्तक्षेप के पहले सुप्रीम कोर्ट अभी सामने बैठा हुआ है। लेकिन ये जो मैं नादे गौरा जी से पूछ सकता हूं, एक पंक्ति है कि है कोई वकील इस जहान में जो हारा हुआ इश्क जिता दे मुझे। क्या कुमार स्वामी जी को और सिद्धारमैया जी को ऐसा वकील मिल जाएगा कि उनके हारा हुआ बाजी को जिता दे? मुझे तो नहीं लगता है। जी नादे गौरा जी, क्या रिएक्ट करेंगे आप? क्या ये स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से बीजेपी सदन के अंदर जो है, विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर हंगामा करे ताकि उसके कुछ मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, बीजेपी लोग कोई हंगामा नहीं कर रहा है, वो बहुत साइलेंट है जी, संस्कारी है। दे आर नॉट अलाउिंग दैट थिंग टू हैपन। हाँ। सो अभी दे आर वेरी साइलेंट, दे आर सिटिंग देयर एंड नन ऑफ देम आर टॉकिंग। So what they are is, ready to listen. So what is the strategy of JDS and Congress, sir? What are they trying to do? So I think one is they are hoping in the hope that tomorrow there is the case has been admitted to the Supreme Court. They are also going and they may give whip to the legislators. whip देने की कोशिश है। तो ऐसे में अशोक भाई, विनाशकारी बुद्धि, these legislators they should come and vote against. If they don't want this government, they must come, attend and vote against it. बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि why they should sit in Bombay? आज जो है हालात ये, कांग्रेस या जेडीएस या ये जो विपक्ष में लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति के उस शिखर पे पहुंच गए हैं जहां पर जनता इनको नकार रही है लगातार। और यही कारण, ये जो स्थिति इस समय कर्नाटका के अंदर है, सब समझ रहे हैं। कर्नाटका में जो हालात इस समय कांग्रेस और जेडीएस के हैं, और उससे वहां की जनता भी परेशान है, त्रस्त है, और देश की जनता भी देख रही है इस पूरे नाटक को। ये मान लीजिए कांग्रेस का वो दिया जो टिमटिमा रहा है बुझने से पहले, उसकी स्थिति है। आज ये बताइए आपके पास बहुमत नहीं है, फिर आप कहां क्या करेंगे? आजम खां को बुलाएंगे क्या? असदुद्दीन ओवैसी जाकर के वोट डाल करके आएंगे? उन्हीं के विधायकों ने डालना है। विधायक उन्हीं की पार्टी में, लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं रहना चाहते। क्या आप दबाव डाल करके उनको विधानसभा के सदस्य बना सकते हैं दोबारा से? ठीक है, नहीं बना सकते। कारण सबसे बड़ा यही है कि उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। नवीन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त आमादा है कि पूरे देश में विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, एक पार्टी हो बीजेपी, और उसी की स्ट्रैटेजी आपने गोवा से 10 के 10 कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में चल रहा है। तो क्या विपक्ष की भी जगह होनी चाहिए देश में? विपक्ष की जगह होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कहें किसी स्टेट में वॉकओवर दे दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे साहब, अब विपक्षी जीत करके आए यहां से। विपक्षी दल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्षी दल अपने दल को बचा के नहीं रख सकता, अपने सदस्यों को साथ में नहीं रख सकता, अपनी नेतृत्व को संभाल करके नहीं चल सकता, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। भाजपा की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? कोई भी दल, राजनीतिक दल, वो चाहेगा कि पूरे देश भर में हर राज्य में उसकी सरकारें हों, कोई भी राज्य में कोई भी राजनीतिक दल होगा, लेकिन विपक्ष मजबूत हो ये आवश्यक है। लेकिन उसके लिए हम वॉक ओवर्स को नहीं दे सकते, खुला रास्ता नहीं दे सकते कि हम राज्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ही जीत करके आ जाएंगे। लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। 30 सेकंड में क्या भविष्य लगता है आप कर्नाटक के इस नाटक में? क्या पटाक्षेप होगा? आज रात को पटाक्षेप होगा कि अभी ये नाटक हमें और देखना पड़ेगा? नाटक अब लंबा चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस और ये मुंह दिखा पाएगी। मैं लंबे समय से कह रहा हूं और आज भी घोषणा करता हूं कि इस सरकार का जाना निश्चित है। ये केवल समय खींच रहे हैं। इनका केवल इतना ही है कि जिन लोगों ने विद्रोह किया है उन पर हुई पर अगर लागू हो जाएगा तो इस विधानसभा तक को चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ताकि वो मंत्री ना बने। बस एक ही इनकी रणनीति रह गई हुई है। इस रणनीति के आधार पर सरकार नहीं आने, ये सरकार गिरने वाली है। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एक जो आपने सवाल उठाया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, लाइव बोल रहा हूं कि एक डिबेट आप इस पर रखिए कि पूरे देश से आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की ओर आम आदमी, विधायक, सांसद क्यों आ रहे हैं। आज मैंने नवारा टाइम्स में इस पर एक बड़ा लेख लिखा है। इतना सरलीकरण करना ठीक नहीं है कि केवल सत्ता के लालच में और थोड़े पैसे के लालच में लोग आ रहे हैं। देश की राजनीति में एक नया फेनोमेना शुरू हो रहा है और मैं यहां, मुझे लग रहा है कि अगर इसी हालत में विपक्ष चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सालों में ज्यादातर दलों को खा जाएगी और हमको अब लंबे समय तक ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करेगी, दूसरे दलों का गर्त में जा रहे तो हम क्या करें? शब्द में मत जाइए, वही कह रहा हूं कि बाकी दल उसमें समाहित हो जाएंगे और अनेक दलों का अस्तित्व इस देश में खत्म हो सकता है। लेकिन ये उनको कम करना है ना, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तो फैसला करना पड़ेगा। अपने कर्मों से होगा, काम करें, जनता के लिए लड़े। लेकिन मेरा मानना, और मैं फिर कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है ये हम देख रहे हैं। अगर इस तरह से सरकार बचाने की कोशिश होगी तो इसका बहुत अच्छा मैसेज देश भर में नहीं जा रहा। यकीन जानिए कि कुमार स्वामी की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। कब बस सरकार गिरेगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है आज रात, जैसा कि येडियुरप्पा कह रहे हैं कि आज 12 बजे रात तक ही वह चाहे वोटिंग हो, लेकिन हो सकता है जेडीएस और कांग्रेस की कोशिश होगी इसे कुछ दिन और टाला जाए। फिलहाल कर्नाटक के नाटक में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे इसका। नांदेगौड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।